वेलकम स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिजिकल ज्योग्राफी में हमारी चर्चा हो रही थी वायुमंडल के संबंध में। हम वायुमंडल की परतों की चर्चा कर रहे थे, जिनमें पिछली कक्षाओं में हमने क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल, इन तीन के संबंध में चर्चा कर ली थी। अब इनके बाद हम चर्चा करेंगे हमारी चौथी परत, और उसका नाम है क्या? आयन मंडल। ठीक है, तो आयन मंडल के संबंध में समझते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, इस आयन मंडल की ऊंचाई जो है, तो ऊंचाई कितनी है इसकी? तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 80 किलोमीटर से और 640 किलोमीटर के बीच में ये परत पाई जाती है। अब देखें, यहाँ नीचे वाली परत क्षोभमंडल जो थी, उसमें तापमान ऊपर की ओर घट रहा था। जो दूसरी परत आई समताप मंडल, उसमें ऊपर की ओर तापमान बढ़ रहा था। जो मध्यमंडल आई, उसमें तापमान घट रहा था। अब मैंने ये बताया कि यहाँ से ऊपर तापमान बढ़ता ही जाएगा, तो कम नहीं होगा अब कहीं पर भी जाकर के। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान और बढ़ेगा। यहाँ तक तो प्रभाव रहता है वायुमंडल की गैसों का, जो केवल पृथ्वी के वायुमंडल में ही पाई जाती हैं, हम कहें तो उनकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि यहाँ से ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें ही पाई जाती हैं अधिक मात्रा में, तो इस वजह से इससे ऊपर वाले भाग में तापमान बढ़ता ही जाता है। तो ये तो बात हुई ऊंचाई की कि 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच कौन सी परत पाई जाती है? तो वो पाई जाती है क्या? आपके आयन मंडल। अब दूसरी बात करते हैं इसके तापमान के संबंध में। तो तापमान बढ़ता जाता है, ठीक है, तो तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। अगली बात, हमने बताया कि वायुमंडलीय भार का 75% क्षोभमंडल में है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायुमंडल विरल होता जाता है, कम सघन होता जाता है। तो आयन मंडल की जब बात करते हैं तो इसके बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ गैसें जो हैं वो विरल रूप में पाई जाती हैं। तो ये फैक्ट याद रखना है कि आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में गैसें विरल रूप में पाई जाती हैं। इनके अलावा इस आयन मंडल का आज के प्रौद्योगिकीय और तकनीकी युग में, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के युग में बहुत विशेष महत्व है। कारण क्या है कि पृथ्वी से जो रेडियो एक्टिव किरणें, पृथ्वी से जो रेडियो एक्टिव किरणें अंतरिक्ष की ओर छोड़ी जाती हैं, वो इस आयन मंडल में लौट करके वापस पृथ्वी पर आती हैं और हमारी कौन सी संचार प्रौद्योगिकी विशेषकर, तो इस संचार प्रौद्योगिकी को इसी के द्वारा विकसित, इसी के माध्यम से विकसित किया गया है आयन मंडल के। आयन मंडल वो परत है जहां जाकर के रेडियो एक्टिव किरणें पृथ्वी पर वापस आती हैं। इसको बहुत साधारण से तरीके से समझें। आप लोगों ने कभी सुना है कि नेटवर्क नहीं आया? कई बार हमारे यहाँ ऐसा होता है। उसका मतलब क्या होता है कि जो नेटवर्क स्टेशन पृथ्वी पर हैं, वहाँ से रेज, रेडियो एक्टिव किरणें भेजी जाती हैं ऊपर की ओर। ऊपर आयन मंडल में जाकर के वो टकराती हैं और वहाँ से फिर चारों तरफ ऐसे फैलती हैं। तो जिन जगहों पर वो रेज पहुँचेंगी वहाँ तो नेटवर्क आएगा। अब आपको पता है कई बार कि किसी अंधेरी गुफा में आप घुस जाओ, किसी ज़्यादा गहराई में आप चले जाओ, तो वहाँ नेटवर्क नहीं आता। तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो किरणें वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो हमारी जो संचार प्रौद्योगिकी विकसित हुई है, उसमें एक बड़ा विशेष योगदान है किसका? इस आयन मंडल का। तो हम ये याद रखेंगे कि आज के वर्तमान प्रौद्योगिकीय और संचार प्रौद्योगिकीय युग के लिए ये जो परत है आयन मंडल, ये विशेष उपयोगी है, क्योंकि
ये रेडियो एक्टिव तरंगें जो हैं उनको पृथ्वी की ओर वापस भेजती है। इसके अलावा इस आयन मंडल में ऑरोरा पाया जाता है। ऑरोरा थोड़ा समझेंगे इसके बारे में। ऑरोरा, ऑरोरा का मतलब है ज्योति, और ज्योति भी कौन सी? प्रातःकालीन। ठीक है, तो ऊपर की तरफ इस आयन मंडल में कई बार देखने पर एक विशेष ज्योतिपुंज दिखाई देता है, हम ये कह सकते हैं। तो ये क्या होता है कि वायुमंडल के जो विद्युत आवेशित वायुमंडल के विद्युत आवेशित अणु और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के घर्षण से, मतलब इनके आपस में रगड़ने से, घर्षण से एक ज्योति निकलती है। ज्योति, प्रकाश, जो भी कहें हम, निकलता है, जिसको क्या कहा जाता है? ऑरोरा कहा जाता है। वायुमंडल में जो विद्युत आवेशित अणु हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के साथ क्या करते हैं? घर्षण। आपको याद रखना है ये सेंटेंस। वायुमंडल के विद्युत आवेशित अणु और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के घर्षण से एक ज्योति, प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑरोरा कहा जाता है। अब ये जो ऑरोरा उत्पन्न होता है ये होता है कहाँ पर? ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। तो पृथ्वी के ध्रुव कौन कौन से हैं? एक तो है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव पर इसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। ऑरोरा बोरियालिस। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर इसे बोला जाता है ऑरोरा। ऑरोरा का मतलब तो वही क्या रहा? ज्योति रहा, प्रकाश रहा। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ऑस्ट्रेलिया से इसका कोई संबंध नहीं है ना। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। तो उत्तरी ध्रुव पर जो ज्योति उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पर जो ज्योति उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। ये दोनों हैं क्या? तो वायुमंडल के जो विद्युत आवेशित अणु हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के साथ में क्या करते हैं? घर्षण करते हैं, और उस घर्षण से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न होती है। उसे क्या कहा जाता है? ऑरोरा कहा जाता है। तो ये ऑरोरा ज्योति जो है वो उत्तरी ध्रुव पर पाई जाती है, या उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव पर उत्पन्न होती है। तो उत्तरी ध्रुव पर इसको कहते हैं क्या? ऑरोरा बोरियालिस। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर इसको क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो ऑरोराज हैं वो कौन सी परत में उत्पन्न होते हैं या कौन सी परत में बनते हैं। तो आप कहेंगे क्या? कि आयन मंडल में बनते हैं। इसके बाद आगे आयन मंडल में हम थोड़ी चर्चा जो रेडियो एक्टिव तरंगें हैं उनके वापस लौटने की, परावर्तित होने की करेंगे। तो जब पृथ्वी के
विभिन्न स्टेशनों से रेडियो एक्टिव तरंगें ऊपर की ओर छोड़ी जाती हैं, भेजी जाती हैं, तो कौन कौन सी जगह से वो वापस लौटती हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आयन मंडल की जो ऊंचाई बताई गई है वो बताई गई है कितना, 80 किलोमीटर से, थोड़ा सा बड़े रूप में समझें आप यहाँ, 80 किलोमीटर से और 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, ये पूरा क्या है, ये आयन मंडल है। इसको यहाँ थोड़ा बड़ा कर लिया है हमने पढ़ने के लिए, तो ये क्या है, आयन मंडल है। अब इस 80 किलोमीटर से लेकर के और 100 किलोमीटर तक, कितने तक, 100 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको नाम दिया गया है क्या, डी परत। कौन सी परत, डी। तो डी से शुरू होगी, उसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है कि डी से क्यों शुरू हुई। अगर इनको ए बी सी डी का नाम दें तो ए कहते हैं क्षोभ मंडल को कह सकते हैं, बी समताप मंडल को कह सकते हैं, सी मध्य मंडल को कह सकते हैं, और डी यहां से स्टार्ट हो ही जाएगा 80 पे से। तो 80 से 100 किलोमीटर का जो भाग है उसे क्या नाम दिया गया है, डी का नाम दिया गया है। अब 100 से 150 किलोमीटर तक का जो भाग है, जो आयन मंडल है, ये भाग तो है आयन मंडल के, हम ये पूरा क्या पढ़ रहे हैं, आयन मंडल पढ़ रहे हैं, ये पूरा आयन मंडल है। लेकिन आयन मंडल को कुछ भागों में बांटा गया, पहला डी 80 से 100, फिर डी के बाद 100 से 150 किलोमीटर तक, इसको कहा गया ई परत। डी के बाद क्या, ई, और ई परत के बाद 150 से लेकर के और 380 तक, 150 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसको कहा गया एफ परत। क्या कहा गया, एफ परत। और फिर 380 से 640 जो है उसको कहा गया है क्या, जी परत। ठीक है, तो आयन मंडल का वर्गीकरण इन 4 परतों में कर दिया गया, 80 से 100, 100 से 150, 150 से 380 और 380 से 640। तो देखें, इस जी परत के बारे में फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा विशेष जानकारियां उपलब्ध, विशेष अध्ययन नहीं हुआ है। अध्ययन हुआ इनके बारे में, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है हमारे लिए। तो मान लीजिए पृथ्वी का धरातल और यहाँ बने हुए विभिन्न प्रकार के स्टेशंस, विभिन्न स्टेशन से जब रेज ऊपर की ओर जाती हैं तो वो कौन सी कहाँ से वापस लौटती है। तो देखें, इस डी परत में जाकर के और दीर्घ तरंगें, कौन सी तरंगें, दीर्घ तरंगें जो है वो डी परत से परावर्तित होती हैं। तो दीर्घ तरंगों का परावर्तन कौन सी परत से होता है, तो डी परत से होता है। आपको ये याद रखना है, डी परत कितनी ऊंचाई तक है, 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है, और यहां से दीर्घ तरंगों का परावर्तन होता है, दीर्घ तरंगों का परावर्तन होता है। इस परत के बारे में अध्ययन किया गया है कि रात्रि के समय यह परत लुप्त हो जाती है। तो रात्रि में ये परत जो है वो दीर्घ तरंगों का परावर्तन, दीर्घ तरंगों को नीचे की ओर नहीं भेजती। इसके बाद परावर्तन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नीचे से जो जा रही हैं उन्हें वो नीचे वापस भेज रही है। फिर ई परत की बात करते हैं, जो 100 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और इसके लिए बताया जाता है कि ये मध्यम तरंगों को, कैसी तरंगों को, मध्यम तरंगों का क्या करती है, परावर्तन करती है। तो जो दीर्घ तरंगें हैं उनका परावर्तन डी परत करती है, जो मध्यम तरंगें हैं उनका परावर्तन ई परत करती है, जबकि जो मध्यम और लघु, मध्यम और लघु तरंगें हैं उनका परावर्तन कौन सी परत करती है, तो वो करती है आपकी एफ परत। कौन सी, एफ परत करती है।
जी के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, ये केवल लघु तरंगों का जो कुछ स्तर पर भेजी जाती हैं उनका परावर्तन करती है। तो इस तरह से हमने डी के बारे में एक बात की कि ये रात के समय लुप्त हो जाती है, उसी तरह से ई जो है वो भी रात में लुप्त हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि डी और ई ये दोनों ही रात में लुप्त हो जाती हैं। मतलब इनसे 24 घंटे प्रसारण नहीं होता। 24 घंटे अगर प्रसारण करना है तो उसके लिए तरंगों को कौन सी परत में भेजना पड़ेगा? एफ परत में भेजना पड़ेगा। तो जो लघु तरंगें हैं वो एफ से परावर्तित होंगी। इसके अलावा इनमें से ई और एफ परत को दूसरे नाम दिए गए हैं। तो ई को तो कहा जाता है कैनली हैवीसाइड, केवल नाम है जो याद रखना है, कैनली हैवीसाइड। तो कैनली हैवीसाइड के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपकी ई परत को। याद रखना है अच्छे से, कैनली हैवीसाइड के नाम से कौन सी परत को जाना जाता है? ई परत को। इसके बाद जो एफ परत है इसको भी एक नाम दिया गया है और एफ को कहा जाता है एप्लीटन। एप्लीटन परत। तो आपको यह भी याद रखना है कि ई को तो कहते हैं कैनली हैवीसाइड और एफ को कहते हैं क्या? एप्लीटन परत। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आयन मंडल है वहाँ गैसें विरल रूप में पाई जाती हैं। प्रौद्योगिकी और तकनीकी युग में ये विशेष उपयोगी है। इसके अलावा यहाँ पर ऑरोराज उत्पन्न होते हैं। ऑरोराज क्या होते हैं? तो आपने पढ़ा था कि जो वायुमंडल के विद्युत आवेशित अणु हैं वो पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव हैं उनके साथ घर्षण करते हैं, तो उससे उत्तरी ध्रुव की तरफ जो ऑरोरा उत्पन्न होता है उसे तो ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव की तरफ जो उत्पन्न होगा उसे ऑरोरा बोरियालिस, जबकि दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो होगा उसे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। इनके अलावा ये परतों की चर्चा हमने की, डी ई एफ जी 80 से 100, 100 से 150, 150 से 380 और 380 से 640 के बीच। डी दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती है। ई जो है वो मध्यम तरंगों का परावर्तन करती है और कैनली हैवीसाइड के नाम से भी जानी जाती है। एफ परत जो है वो मध्यम लघु तरंगों का परावर्तन करती है और वो एप्लीटन के नाम से भी जानी जाती है। तो ये यहाँ तक चर्चा रही हमारी किसके बारे में? आयन मंडल के बारे में। हाँ, रात में लुप्त होने वाली दो परतें बताई हमने कौन कौन सी, डी और ई। तो ये 24 घंटे हमें संचार सुविधा प्राप्त नहीं करती। कौन कौन सी? डी और ई। ये केवल दिन में ही हमें सुविधा प्रदान करती हैं। तो इस तरह से पूर्ण हुआ आपका आयन मंडल। अब इस आयन मंडल के बाद एक अगला पॉइंट आपका बच जाता है और वो है क्या? आपके बहिर्मंडल। तो इस बहिर्मंडल के संबंध में ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा जानकारियाँ अभी उपलब्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिसर्च नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी एक दो फैक्ट इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहली बात जो सबसे बड़ी है वो तो कि इनमें जैसे जैसे ऊंचाई पर आप जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम मध्यमंडल से ऊपर की ओर जाने लगते हैं तब से ही तापमान में वृद्धि होने लग जाती है। तो फिर बहिर्मंडल में तो अपने आप होनी ही है। तो बहिर्मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि। दूसरी बात, इस परत का जो विशेष अध्ययन किया, इस परत का विशेष अध्ययन करने के लिए एक विद्वान का नाम प्रसिद्ध है और उनका नाम है लीमैन स्पिट्जर। तो आपको ये नाम याद रह जाए कि बहिर्मंडल का विशेष अध्ययन करने के लिए किन्हें जाना जाता है?
तो वो जाने जाते हैं कौन, लीमैन स्पिट्जर। इसके अलावा आपने नाम सुना हो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो इसी में स्थापित होते हैं, इसी में स्थापित होते हैं 800 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास, इसी में स्थापित होते हैं। एक और होते हैं, आपने नाम सुना है इनसैट 1, इनसैट ए, इनसैट बी। एक इनसैट और होते हैं, लेकिन वो जो इनसैट होते हैं ना, वो तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किए जाते हैं। लेकिन जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं उनकी स्थापना लगभग 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर कहाँ होती है? तो वो इस मंडल में होती है जिसका नाम क्या है, बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्थापित होते हैं। इसका विशेष अध्ययन लीमैन स्पिट्जर के द्वारा किया गया और इसमें जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। इसके अलावा ऊपर की तरफ एक और मंडल बताया जाता है, हालांकि इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ, तो बताते हैं कि चुंबकीय मंडल कहते हैं जिसे, क्या? चुंबकीय मंडल। तो चुंबकीय मंडल कहते हैं और इस चुंबकीय मंडल को वॉन एलेन विकिरण पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप थोड़ा सा ये भी याद रख लें कि चुंबकीय मंडल होता है और उसे वॉन एलेन विकिरण पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से प्रमुखतः हमने 5 मंडलों का अध्ययन किया। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और अंतिम रूप से हमने अध्ययन किया किसका? बहिर्मंडल का। इनको तीनों मंडलों को 2 भागों में बांटते हैं, स्टार्टिंग के 3 एक पार्ट में और फिर आगे के एक पार्ट में। तो देखिए, एक तो होते हैं सममंडल, थोड़ा ऊपर लिखें। एक तो होते हैं सममंडल और दूसरे होते हैं विषम मंडल। विषम मंडल। तो सममंडल कौन सा होता है और विषम मंडल कौन सा? तो इन 3 को, पहला, दूसरा और तीसरा, इनको तो कहते हैं क्या? सममंडल। और चौथा और 5वां इनको कहते हैं क्या? विषम मंडल। कौन कौन से हैं ये? तो पहला तो कौन सा है? क्षोभ मंडल। दूसरा है आपका समताप मंडल। तीसरा मध्य मंडल। तो यहां तक, इस वाले भाग तक तो क्या कहलाता है? सममंडल। और इससे ऊपर जब तापमान में तेजी से वृद्धि होती चली जाती है, गैसें विरल हो जाती हैं, तो उनको कहा जाता है क्या? विषम मंडल। और उनमें कौन कौन से हैं आपके? तो आयनोस्फीयर, आयन मंडल है, और अंततः कौन सा है फिर? बहिर्मंडल है। तो इस तरह से इनको 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? सममंडल और विषम मंडल। तो आप याद रखें कि 3 को सममंडल में रखा है और 2 को विषम मंडल के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से आपके वायुमंडल का संगठन और उसका स्तरीकरण वो आपका पूर्ण होता है। संगठन में हमने 3 पॉइंट गैस, जलवाष्प और धूल के कणों की चर्चा की, जबकि स्तरीकरण में परतों में हमने इन 5 परतों के बारे में जाना, इनकी चर्चा की। थैंक यू।